गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। आज हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हम लोग एक रिएक्शन को देखते हैं कि ये पहले ये समझने का प्रयास करेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है। ये कोई आरएक्स है, एल्किल हैलाइड है और इसके ऊपर कोई नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और ये यौगिक बनता है और एक्स निकल जाता है। ये जो बना है ये प्रोडक्ट है और ये एल्किल हैलाइड है और ये जो देख रहे हो आप ये न्यूक्लियोफाइल है। ये एल्किल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रोडक्ट बन गया और ये लीविंग ग्रुप, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जिसको हटाया जाना है या हट रहा है। तो बेटे एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये प्रोडक्ट बनता है और लीविंग ग्रुप हट जाता है। ये एक्स जो है लीविंग ग्रुप है, ये नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही यहां अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और एक्स निकल जाता है और उसकी जगह पर एनयू यानी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो है जाकर के जुड़ जाता है। अब बेटे इस अभिक्रिया में हम लोगों को यह समझना है कि ये रिएक्शन कैसे होती है और इसको प्रतिस्थापन कैसे कहते हैं। तो एक शब्द तो हमें यहां यह समझना है कि प्रतिस्थापन क्या है। पहली बात हमें यह समझना है कि प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब कोई समूह या परमाणु किसी दूसरे समूह या परमाणु को हटा करके उसके स्थान पर पहुंच जाता है तो यह क्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है। इसी को इंग्लिश में हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जो एक्स है ये हटेगा, उसकी जगह पे दूसरा परमाणु या समूह एनयू पहुंच रहा है तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। अब ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो कई प्रकार से होती है। मुक्त मूलक के द्वारा भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा भी हो सकती है, नाभिक स्नेही के द्वारा भी हो सकती है। तो ये जो नाभिक स्नेही के द्वारा हो रही है इसलिए हम लोग कहते हैं इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही की हेल्प से हो रही है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही को 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि नाभिक स्नेही कौन होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं। तो जिन्हें हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इन्हीं को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। और नाभिक स्नेही को एक वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ये बना हुआ है, न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक, फिलिक का मतलब होता है स्नेही। न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक और फिलिक का मतलब होता है स्नेही या मित्र। तो ऐसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ऐसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का प्रयास करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। ये नाभिक स्नेही की डेफिनेशन है। तो अभी हम लोग नाभिक स्नेही के बारे में जान रहे हैं
कि नाविक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक, नाविक स्नेही, फिलिक का मतलब होता है स्नेही या मित्र, न्यूक्लियो का मतलब तो नाविक होता ही है, फिलिक का मतलब होता है स्नेही, मित्र या स्नेह करने वाला, लविंग। ठीक है, तो ऐसे अभिकर्मक जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और किसी अणु के उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और रासायनिक अभिक्रिया में ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना, नाविक स्नेही कौन होते हैं? ऐसे अभिकर्मक जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और किसी अणु के उस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, उस स्थान पर जाकर के आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और रासायनिक अभिक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करते हैं। तो ये नाविक स्नेही का कंसेप्ट है कि नाविक स्नेही कैसे वर्क करते हैं। किसी अणु के उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं। नाविक स्नेही को जैसा कि हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं, NU से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ये सारी बातें नाविक स्नेही के बारे में होती है। तो नाविक स्नेही के बारे में जान लिया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये नाविक स्नेही जो होता है वो एक बात और कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और किसी अणु के उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और रासायनिक अभिक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करते हैं। ये नाविक स्नेही जो अभिकर्मक है या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। चलिए, तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ये नाविक स्नेही प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि X हट रहा है, X लिविंग ग्रुप है, X हट रहा है, उसकी जगह पर NU पहुंच रहा है, NU X का प्रतिस्थापन कर रहा है। तो नाविक स्नेही के द्वारा ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको बोलते हैं नाविक स्नेही प्रतिस्थापन। अब ये नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। ठीक है, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। तो चलिए देखते हैं कैसे दो प्रकार से होती है। तो चलिए, ये नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। ये जो रिएक्शन देख रहे हो RX है और RU में कन्वर्ट हो गया, X हट गया, NU यहां आएगा और X निकल गया। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन गया, ये एल्किन हैलाइड से ये प्रोडक्ट बन गया नाविक स्नेही के आक्रमण से। नाविक स्नेही ने अटैक किया, इसको X को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे खुद पहुंच गया। इसको कहते हैं नाविक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक SN1 बोलते हैं और दूसरी कंडीशन होती है SN2 टाइप। ये जो क्रिया है इसकी मैकेनिज्म दो प्रकार से होती है, एक SN1 कहलाती है, एक SN2 कहलाती है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि SN1 क्यों कहते हैं और इसको SN2 क्यों कहते हैं, उसका रीजन क्या है। तो पहले हम लोग दोनों मोड देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन यहां से यहां तक होती है, इसके दो तरीके क्या हैं। तो देखें कि जब हम लोग कहते हैं कि एक तरीका यह है इसका कि X हट रहा है, हट गया और ये बन गया R+। ये जो R+ बना है इसको कहते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, ये मध्यवर्ती के रूप में बनता है, इंटरमीडिएट बोले या मध्यवर्ती, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोले या मध्यवर्ती के रूप में बनता है। मतलब रिएक्शन के बीच में बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये बनता है। रिएक्शन मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है या कार्बोनियम आयन बनता है। ये पहला स्टेप है जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्लो लिखा हुआ है ये फर्स्ट स्टेप है और ये वाली जो रिएक्शन है ये सेकंड स्टेप। तो SN1 के माध्यम से अगर ये रिएक्शन SN1 के थ्रू होती है तो ये दो पदों में होती है, हम लोग लिख सकते हैं बाई स्टेप। ये रिएक्शन कैसी है? बाई स्टेप, दो पदों में संपन्न होती है। पहला पद स्लो होता है और X हटता है और बन जाता है कार्बोनियम आयन, और दूसरे पद में क्या होता है कि जो बना हुआ कार्बोनियम आयन है अब नाविक स्नेही को बुलाता है, और चूंकि ये पॉजिटिव है और ये या तो इलेक्ट्रॉन रिच होता ही है इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो ये आपस में जुड़ करके ये बना दिया इसने प्रोडक्ट। इसको SN1 मैकेनिज्म कहते हैं। SN1 क्यों कहते हैं? S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक
और वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये यूनिमोलिकुलर, क्योंकि जब इस अभिक्रिया में जो पूरा आप देखेंगे तो अभिक्रिया का दर यानी वेग का निर्धारण पहले स्टेप के द्वारा होता है। अभिक्रिया के वेग का निर्धारण पहले स्टेप के द्वारा होता है। या वेग निर्धारक पद कौन है? ये फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? उसकी एक वजह है। देखो, ये कार्बोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज है, नाभिक स्नेही नेगेटिव चार्ज है, और दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लिए? प्रोडक्ट। तो जो पहला स्टेप है वो स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। तो अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में केवल पहला पद भाग लेता है, इसी के द्वारा अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं ना, अभिकारी अणुओं की वह संख्या जिन पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इस अभिक्रिया का वेग केवल Rx के सामने पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? dx/dt इज इक्वल टू k Rx। अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग Rx के सामने पर डिपेंड कर रहा है, केवल Rx के सामने पर। तो हम लोग इसको कह सकते हैं क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं हम लोग यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर क्यों कह रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? देखो, फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग जो है केवल Rx के सामने पर डिपेंड करने वाला है, इसलिए ये केवल एक अणु पर डिपेंड कर रहा अभिक्रिया का वेग, इसलिए इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। वेग निर्धारक पद प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यूनिमोलिकुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अभिक्रिया हो रही है उसमें एक अभिकारी अणु भाग ले रहा है। आणविकता पढ़ी हुई है हम लोगों ने। अभिकारी अणुओं की वह संख्या जो एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो यहां इस अभिक्रिया की जो मोलिकुलरिटी है वो एक है। तो हम लोग इसको SN1 कहने के पीछे दो कारण दे सकते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेही, देखो सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और वन इसलिए कह रहे हैं, या तो हम लोग कहें फर्स्ट ऑर्डर इसलिए, या फिर कहें यूनिमोलिकुलर, आणविकता एक है। ठीक है, तो ये बेटे SN1 में हो गया। अब दूसरा तरीका रिएक्शन होने का क्या है? ये तो SN1 हो गया। तो एक बार SN1 के बारे में और समझ लें कि Rx है, पहले दो स्टेप में ये रिएक्शन होती है, और उसमें पहले X निकल जाएगा, कार्बोनियम आयन बनता है, फिर नाभिक स्नेही आकर के जुड़ता है और प्रोडक्ट बनता है। ये वाला स्टेप जो है स्लो होता है और वेग का निर्धारण करने में भाग लेता है। ये वाला स्टेप फास्ट होता है और बहुत तेज होता है। तो सारा अभिक्रिया का वेग जो है फर्स्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है, और अभिक्रिया का वेग केवल Rx के सामने पर डिपेंड करता है। तो केमिकल काइनेटिक्स के सिद्धांत के अनुसार dx/dt बराबर k Rx, अभिक्रिया का वेग केवल Rx के सामने पर निर्भर कर रहा है, इसलिए अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। और इसको यूनिमोलिकुलर भी कहेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणु भी एक है और अभिक्रिया का वेग भी उसी अणु के सामने पर निर्भर कर रहा है। अब चलिए SN1 अभिक्रिया को समझ गए, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब ये SN2 क्या होता है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। देखो, ये पूरी की पूरी रिएक्शन अगर ये वाली अभिक्रिया इस क्रियाविधि से संपन्न होगी तो केवल एक स्टेप में पूर्ण हो जाती है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, इसके दो मोड हैं, एक मोड तो SN1 हो गया, दूसरा मोड हो गया SN2। अगर यह अभिक्रिया SN2 मोड से होगी तो ये पूरी अभिक्रिया केवल एक स्टेप में पूर्ण हो जाती है। यहां कोई दूसरा स्टेप नहीं है, यहां से ये और सीधा ये बीच में थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट आती है, संक्रमण अवस्था मिलती है। ठीक है, तो ये NU इसके ऊपर अटैक करता है, एक साथ NU पीछे से जुड़ता चला जाता है, X निकलता चला जाता है, X निकल जाता है और NUR हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने ये बताया तो इसको SN2 क्यों कहते हैं? ये एक तो मोनोस्टेप रिएक्शन है, मोनोस्टेप है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें
अभिक्रिया का वेग देखें, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही, अभिक्रिया का वेग Rx के सांद्रण पे भी डिपेंड करेगा और Nu के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और इसमें इंटरमीडिएट, जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में यानी मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बनता है, यहां कार्बोनियम आयन नहीं बनता है और यहां ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिसमें जो ये R यानी एल्किल समूह का जो कार्बन होगा वो सूडो पेंटावैलेंट कंडीशन में होता है, छद्म पंच संयोजी कंडीशन, सूडो पेंटावैलेंट कंडीशन में होता है। आगे हम बताएंगे वो कैसे होता है। और ये Nu इस पर जुड़ जाएगा, X को हटा देगा और Nu जुड़ जाएगा। अब यहां ध्यान रखना है कि जो Nu अटैक करता है एल्किल हैलाइड पर बैक अटैक करता है, बैक अटैक करता है। लेकिन यहां जो Nu अटैक करता है या तो फ्रंट से अटैक कर सकता है या इस तरीके से। तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना है, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। दोनों प्रकार का विन्यास मिल सकता है। कहने का आशा है कि अगर SN1 मैकेनिज्म होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका विन्यास रिटेंशन भी कर सकता है और इन्वर्जन भी कर सकता है। इन्वर्जन का मतलब होता है एल्किल हैलाइड का जो विन्यास है उसका अपोजिट विन्यास। एल्किल हैलाइड में इस तरफ X जुड़ा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस X की ठीक पोजीशन पर Nu पहुंच जाए या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में Nu जुड़ जाए। इसको कहते हैं बेटे इन्वर्जन कंडीशन, इन्वर्जन, और इसको कहते हैं रिटेंशन। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, इन्वर्जन भी हो सकता है, रिटेंशन भी, लेकिन यहां केवल और केवल इन्वर्जन की संभावना है। केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, जिससे इस प्रोडक्ट को हम लोग वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे SN2। SN2 के बारे में समझ लीजिए, ये मोनोस्टेप रिएक्शन है, जबकि SN1 के बारे में हमने क्या बताया, ये बाई स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये मोनोस्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। इधर न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, जुड़ता चला जाता है, X उसी टाइम में हटता चला जाता है। इधर न्यूक्लियोफाइल एंटर होगा और X धीरे धीरे करके यहां से निकलना शुरू हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का जो विन्यास है वो रिएक्टेंट के विन्यास का अपोजिट होगा, यानी इन्वर्जन की संभावना है पूरी पूरी। और यहां इन्वर्जन के साथ साथ रिटेंशन भी होगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा दोनों का, 50% ये होगा और 50% ये होगा। ठीक है, अच्छा, यहां कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन यहां क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें कार्बन जो है सूडो पेंटावैलेंट कंडीशन में होता है। अच्छा, एक बात और हम लोग समझ लें कि यहां हमने बता दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के आधार पे इसका रेट लिखने का प्रयास करें, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dx/dt इज इक्वल टू K Rx और Nu। मतलब कहने का आशय यह है कि अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करेगा। यहां हमने आपको बताया था अभिक्रिया का वेग यानी dx/dt केवल और केवल एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करेगा, और यहां अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों के सांद्रण पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में आप लोग देख रहे हैं एल्किल हैलाइड भी है और नाभिक स्नेही है, लेकिन आप इसमें देखेंगे एल्किल हैलाइड दिख रहा है, नाभिक स्नेही बाद में आएगा। मतलब यहां Rx से X हट जाता है, तो सारी रिएक्शन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, Rx पे होती है। इसीलिए लिखा है dx/dt बराबर K Rx। मतलब अभिक्रिया का वेग केवल Rx के सांद्रण पर निर्भर करेगा, और यहां अभिक्रिया का वेग Rx के साथ साथ नाभिक स्नेही पे भी निर्भर करेगा। तो यहां अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है बेटे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होने के साथ साथ ये बाइमॉलिक्यूलर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और बाइमॉलिक्यूलर है। बाइमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभिक्रिया में दो मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, एक एल्किल हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है।
दो दो भाग ले रहे हैं, तो इसलिए बाइमॉलिक्यूलर है। इस वाली अभिक्रिया में क्या लिखा था हमने, यूनिमॉलिक्यूलर लिखा था, क्योंकि एक केवल एल्किल हैलाइड शुरुआत करता है। यहां एल्किल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल का होना आवश्यक है और अभिक्रिया का वेग दोनों पर निर्भर कर रहा है। यहां भी नाभिक स्नेही तो होना आवश्यक है ही, लेकिन अभिक्रिया का वेग और जो स्लो रिएक्शन है उसमें नाभिक स्नेही कोई इंटरफेयर अभी नहीं कर रहा है। स्लो स्टेप में नाभिक स्नेही कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, इसलिए यहां नाभिक स्नेही जुड़ता है। तो आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है, जो स्लो स्टेप है, वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाली है, और उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाली रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग केवल इस पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। और उसी जो वेग निर्धारक अभिक्रिया है उसी में अभिक्रिया की जो आणविकता है एक है, लेकिन यहां पर जो अभिक्रिया की आणविकता है दो है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड है, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, आणविकता दो है, तो हम लोग कह सकते हैं ये मोनो स्टेप होती है, लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और बाइमॉलिक्यूलर है, इसीलिए हम लोग कहते हैं SN2। SN2 कहने के पीछे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर, ऐसा इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं, प्रतिस्थापन के बारे में मैंने बता दिया था कि जब कोई परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह को हटा करके उसके स्थान पर पहुंच जाता है तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। और जब यह क्रिया किसी नाभिक स्नेही के प्रयास से हो रही होती है तो हम लोग इसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, अब इसकी दो प्रकार से मैकेनिज्म होती है, एक SN1 बोली जाती है, एक SN2 बोली जाती है। जो SN1 है वो बाई स्टेप होती है, जबकि SN2 कैसी होती है, मोनो स्टेप होती है। ये एक ही स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। और ये कैसी है, ये दो स्टेप में होने वाली अभिक्रिया है। इसमें पहला स्लो होता है, दूसरा फास्ट होता है। वेग निर्धारण का पूरा कार्यक्रम पहला स्टेप यानी स्लो स्टेप पर निर्भर होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये यूनिमॉलिक्यूलर होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू होती है, और ये बाइमॉलिक्यूलर है और सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ गए होंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है, SN1 क्या है, SN2 क्या है। ध्यान रखेंगे इस बात का कि जब कोई अभिक्रिया SN1 से होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है बेटा, रेसिमिक मिक्सचर होता है। वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। ठीक है, 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, 50% रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और वो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। लेकिन यहां क्या होता है, केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, जिसे हम लोग बाल्टन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग SN1 और SN2 को एक अलग तरीके से अंतर के साथ पढ़ते हैं कि दोनों में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। चलिए अब हम लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म को डिफरेंस के साथ साथ स्टडी करते हैं। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर लिखा। ये सब कैसे होता है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा हुआ है। हमने देखा है कि ये कोई एल्किल हैलाइड है और ये नाभिक स्नेही है, जिसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक SN1 के थ्रू हो रहा है तो दो स्टेप में होता है, इसलिए हमने लिखा हुआ है इसके बारे में वाई स्टेप, दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप स्लो होता है, उसमें X निकलता है आराम से धीरे धीरे, क्योंकि R और X के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। टूटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, साथ में एनर्जी भी लगती है। तो X टूटता है धीरे धीरे करके, ये जो R+ बनता है ये कार्बोकैटायन है। ये ध्यान रखेंगे, क्या कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन बनता है जो कि मध्यवर्ती के रूप में बनता है, जिसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। ये कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही से जुड़ करके प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोडक्ट कैसा हो सकता है,
इस प्रोडक्ट का विन्यास या तो एल्किल हैलाइड जैसा है, ये RX क्या है, एल्किल हैलाइड है, RX एल्किल हैलाइड है, तो RX का विन्यास जो है कि जैसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसा विन्यास एल्किल हैलाइड का वैसा ही विन्यास हो सकता है या उसके विपरीत विन्यास हो सकता है, जिसको हम लोग इन्वर्जन, इस विन्यास को, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको कहते हैं इन्वर्जन, और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। मतलब जैसा रिएक्टेंट है उसी टाइप से विन्यास का प्रोडक्ट मिल गया। देखो R के इस तरफ X लगा हुआ है, R के इस तरफ NU आ गया, या फिर उल्टा हो सकता है NU पहले R बाद, तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोनियम आयन जब बन जाता है तो नाविक स्नेही है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो आगे से अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, और बैक अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, जिसे हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो दो स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। पहला वाला स्टेप स्लो होता है और केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार dx/dt इज इक्वल टू KRX, मतलब अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, चूंकि अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारी अणु पर निर्भर करता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्योंकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें ये बात को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जिन अभिकारी अणुओं के सांद्रण पर निर्भर करता है उसके आधार पर कोटि तय होती है। यहां अभिक्रिया का वेग केवल RX के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, केवल RX के एक अणु पर निर्भर कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और चूंकि अभिक्रिया में एक अभिकारी अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर भी बोलेंगे, ठीक है। दो स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। इधर आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर में बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि ये जो रिएक्शन होती है ये यूनि स्टेप है, एक ही स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। मोनो स्टेप हम लोग कह सकते हैं, एक स्टेप में रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड पर ये अटैक करता है, पहले ट्रांजिशन स्टेट मिलती है और प्रोडक्ट मिल जाता है। ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि अगर इसके वेग का समीकरण लिखेंगे तो dx/dt के RX और NU दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए वो भी लिख दिया है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, वो बाई मॉलिक्यूलर है। आणविकता इस अभिक्रिया की दो है, क्योंकि अभिक्रिया में दो अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे थे। इसमें जो स्लो रिएक्शन है उसमें एक अभिकारी अणु भाग ले रहा था, तो इसकी आणविकता हमने एक लिखी हुई थी, यहां आणविकता हम लोग कितनी लिखेंगे, दो, यानी बाई मॉलिक्यूलर है। चलिए, इतना होने के बाद अब हम लोग इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बोकैटायन, हां एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां मध्यवर्ती जो बनता है, मध्यवर्ती जिसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, वो कार्बोकैटायन बनता है, और यहां जो बनता है वो बनती है ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बनती है अभी हमने समझा था। ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन होता है मध्य वाला, वो सूडो पेंटावैलेंट कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अब जो कार्बोकैटायन यहां बनता है उस पर नाविक स्नेही दो प्रकार से अटैक करता है। अटैक, जो नाविक स्नेही अटैक करता है वो बैक अटैक करता है, तो ये बनेगा। फ्रंटल अटैक करता है, फ्रंटल अटैक करता है तो ये बनेगा। अगर बैक अटैक बनेगा करेगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्जन। ये देख रहे हो, ये बैक अटैक से बनता है, ठीक है। कार्बोकैटायन पर पीछे से NU ने अटैक किया और NU आकर के जुड़ गया। और अगर फ्रंटल अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा, तो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां हम लोग ध्यान रखेंगे कि नाविक स्नेही जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उस पर कैसा अटैक करता है। नाविक स्नेही दोनों प्रकार के अटैक चूज कर सकता है,
फ्रंटल अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। अगर इस कार्बोकैटायन पर फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, बैक अटैक करेगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, बैक अटैक पर इन्वर्जन और फ्रंटल अटैक पर रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। अगर यही बात अगर हम यहां देखें कि यहां नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड पर कैसे अटैक करता है, तो यहां केवल बैक अटैक संभव है। कैसे संभव है? क्योंकि इधर RX लगा हुआ है, नाभिक स्नेही पीछे से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल R की और मूव करता है, यहां हल्का पार्शियल बॉन्ड बनने लगता है और ये बॉन्ड उतना ही कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे करके X एलिमिनेट हो जाता है, लीव हो जाता है और NU के साथ बॉन्ड जो है फिक्स हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो यहां हम लोग कहेंगे कि जो अटैक होता है वो केवल बैक अटैक होता है और बैक अटैक होने से जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है बेटा? इनवर्जन प्रोडक्ट होता है, इनवर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, इसी को हम लोग बाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो बेटे अब हमने ये देख लिया कि अटैक किस प्रकार से करता है नाभिक स्नेही। यहां दोनों प्रकार के रास्ते उसके पास खुले हुए हैं, यहां केवल एक तरीका अपना पाता है। ठीक है, चलिए अब चूंकि यहां पर दोनों प्रकार के अटैक हो सकते हैं, बैक और फ्रंटल, तो यहां जो वास्तव में प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है? मिश्रण होता है, रेसिमिक मिश्रण बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिश्रण बोलते हैं। तो भाई यहां चूंकि 50-50% पॉसिबिलिटी है रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट की, तो ऐसे मिश्रणों को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। वैसे रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन भी यही है, जब जो आइसोमर है वो 50% एक टाइप का होता है और 50% दूसरे टाइप का होता है, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट है, ऐसे मिश्रणों को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद हम लोग एक बात कि यदि न्यूक्लियोफाइल वीक है तो SN1 मैकेनिज्म से अभिक्रिया होती है, और यदि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN2 मैकेनिज्म से होती है। आप देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग है, मौका ही नहीं दे रहा है X को हटने से, पहले से जुड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसा कौन कर सकता है? जो शक्तिशाली होगा वही कर सकता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अगर स्ट्रॉन्ग है तभी तो कर सकता है, X हट भी नहीं पाया, पहले ही से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा कब होता है? जब नाभिक स्नेही जो है यानी न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो SN2 मैकेनिज्म से अभिक्रिया होगी, और यदि नाभिक स्नेही कमजोर है तो वो इंतजार करेगा कि X भाई हट जाए, इसके बाद मैं जुड़ने का प्रयास करूं। तो ये कमजोर टाइप का अगर न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 मैकेनिज्म से अभिक्रिया होगी, और स्ट्रॉन्ग टाइप का है तो SN2 मैकेनिज्म से अभिक्रिया होगी। अगर हम कहें कि कौन सा एल्किल हैलाइड किस प्रकार की क्रियाविधि रखता है, तो हम लोग जानते हैं एल्किल हैलाइड टर्सरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है। तो कौन सा एल्किल हैलाइड किस प्रकार की क्रियाविधि से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे T, S, P और मैथिल। आप देखेंगे T का मतलब यहां मैंने लिखा हुआ है टर्सरी, यदि एल्किल हैलाइड टर्सरी है। अब टर्सरी एल्किल हैलाइड कैसा होता है भाई? टर्सरी एल्किल हैलाइड में क्या होता है? एक टर्सरी कार्बन होगा और कार्बन और उसके तीनों दिशाओं में कार्बन एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे और X। ठीक है, तो अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो SN1 रिएक्शन सुगमता से हो जाती है। ठीक है, तो ये SN1 के लिए अधिक फेवरेबल है और ये दोनों SN2 मैकेनिज्म के लिए अच्छा है। ठीक है, अगर प्राइमरी या मेथिल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म सुगमता पूर्वक हो जाएगी, और टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो SN1 यानी ये जो SN1 मैकेनिज्म है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड सुगमता पूर्वक करते हैं, जबकि जो SN2 मैकेनिज्म है इनमें प्राइमरी और मेथिल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से क्रियाविधि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक बात हम लोग जान लें कि जो SN1 है वो ध्रुवीय विलायकों में सुगमता पूर्वक होती है, और जो SN2 है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में
अध्रुवीय विलायकों में सुगमता पूर्वक होती है, ठीक है, और ये किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। तो ये बातें हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म से जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो 2 स्टेप में होती है, और ये SN2 मैकेनिज्म में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो मोनो स्टेप यानी सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यहां जो वेग निर्धारक पद है वो पहला होता है जो कि स्लो होता है, dx/dt बराबर के Rx। मतलब अभिक्रिया का वेग केवल स्लो स्टेप में जो एल्किल हैलाइड भाग लेता है केवल उसी के सांद्रण पर निर्भर करता है। इसीलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं और यूनिमोलिकुलर लिखते हैं। यूनिमोलिकुलर इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभिक्रिया में केवल एक अभिकारी अणु भाग ले रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता भी एक है और अभिक्रिया की कोटि भी एक है। आप यहां देखेंगे अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं तो बाइमोलिकुलर कहेंगे, और अभिक्रिया का वेग भी दोनों अणुओं के सांद्रण पर निर्भर भी कर रहा है तो उसको सेकंड ऑर्डर भी कहेंगे। हमने ये लिखा हुआ है कि ये जो रिएक्शन है बाई स्टेप है और ये रिएक्शन कैसी है, मोनो स्टेप है। यहां जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, मध्यवर्ती, वो कार्बोकैटायन बोलते हैं, इसको को कार्बोनियम आयन बोलते हैं। और कार्बोनियम आयन होता है तो उसमें दोनों ओर p ऑर्बिटल फ्री होते हैं, तो नाभिक स्नेही चाहे तो आगे से जुड़ जाए चाहे तो पीछे से जुड़ जाए, दोनों ऑप्शन खुले रहते हैं। इसलिए नाभिक स्नेही को दोनों चॉइस मिल जाती हैं, फ्रंटल अटैक करने का भी चॉइस मिलता है और बैक अटैक। जब वो फ्रंटल अटैक करता है तो रिटेंशन, मतलब जैसा एल्किल हैलाइड है वैसा ही विन्यास का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन जब बैक अटैक होता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। यहां अगर SN1 मैकेनिज्म होगी तो जो प्रोडक्ट बनते हैं दोनों प्रकार के बनते हैं, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलते हैं, और ऐसा जो मिश्रण प्राप्त होता है उसी को कहते हैं रेसिमिक मिश्रण, ठीक है। अब यह अगले पॉइंट में हमने बताने का प्रयास किया है कि यहां जो है रिएक्शन मध्यवर्ती इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन यहां क्या बनता है, यहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, नाभिक स्नेही सीधा इसकी ओर बढ़ता चला जाता है R की ओर, और X धीरे धीरे करके लीव होता चला जाता है, और ये X बाहर निकल गया, NuR हो गया। तो जाहिर सी बात है जो Nu है यानी नाभिक स्नेही है वो बैक अटैक करता है, नाभिक स्नेही बैक अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा है, इन्वर्जन, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, बैक अटैक होता है, ठीक है। तो यहां कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है और यहां मध्यवर्ती के रूप में ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें कार्बन सूडो पेंटावैलेंट होता है। यहां ध्यान रखेंगे जो कार्बन है वो सूडो पेंटावैलेंट छद्म पंच संयोजी कंडीशन आ जाती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि कार्बन की 5 संयोजकताएं हो गई, ठीक है। यहां जो नाभिक स्नेही अटैक करता है, अटैक बैक अटैक होगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, फ्रंटल अटैक होता है तो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। यहां अटैक ओनली बैक, केवल बैक अटैक होता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, और यहां जो इन्वर्जन मिलता है उसी को प्रोडक्ट मिलता है, उसी को कहते हैं हम लोग बाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। ये SN1 मैकेनिज्म तब होती है जब न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, कमजोर टाइप का होता है। कैसे कि नाभिक स्नेही भी इंतजार कर रहा है, स्ट्रांग होता तो वो इंतजार नहीं करता, नाभिक स्नेही इंतजार कर रहा है कि R से पहले X निकल जाए, इसके बाद हम जाकर के बॉन्ड बना पाए। तो ये वीक होने की निशानी है कि नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल वीक है तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू अभिक्रिया होती है, और नाभिक स्नेही यदि स्ट्रांग है तो वो इंतजार नहीं कर रहा है X जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, वो तो उसको जुड़ना है, तुझे X को हटना ही पड़ेगा। ये केवल स्ट्रांग नाभिक स्नेही की उपस्थिति में संभव है। तो वही न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगर ये देखा जाए कि अभिक्रिया नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये क्या लगा है 1, तो 1 के मामले में सबसे ज्यादा टर्सरी एल्किल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म से अभिक्रिया देता है, लेकिन प्राइमरी और मेथिल हैलाइड जो है SN2 मैकेनिज्म से अभिक्रिया करते हैं। यहां हम लोग लिख सकते हैं कि प्राइमरी और आने का प्रयास करते हैं। अगर SN1 क्रियाविधि में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो SN1 मैकेनिज्म में क्रियाशीलता का क्रम ये रहता है,
मतलब SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा टर्सरी एल्किल हैलाइड इंटरेस्ट लेता है, उससे कम और कम और कम। लेकिन वही SN2 मैकेनिज्म में टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे पीछे, सेकेंडरी, प्राइमरी और उससे भी आगे मेथिल हैलाइड। ठीक है, तो SN1 क्रियाविधि में टर्सरी एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, वही टर्सरी एल्किल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म में सबसे कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। तो किस मैकेनिज्म को कौन से एल्किल हैलाइड अपनाते हैं वो क्रम ये लिखा हुआ है, SN1 टर्सरी एल्किल हैलाइड और SN2 से प्राइमरी और मेथिल हैलाइड आमतौर पर SN2 मैकेनिज्म से क्रियाविधि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक बात और जान लें कि SN1 मैकेनिज्म पोलर सॉल्वेंट में सुगमता पूर्वक हो जाती है, जबकि SN2 मैकेनिज्म नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। और यहां पोलर सॉल्वेंट में होने के कारण आप देख रहे हैं कार्बोकैटायन बनता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट ध्यान रखेंगे, और यहां चूंकि ऐसा कुछ नहीं है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो है SN2 मैकेनिज्म सुगमता पूर्वक हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आप लोगों को डिस्कस कर ही ली हैं और उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।